आज की मोटिवेशनल लाइन। अगर तुम सीखने की इच्छा नहीं रखते अगर तुम सीखने की इच्छा नहीं रखते तो कोई तुम्हें नहीं सिखा सकता। और अगर तुम सीखना चाहते हो तो कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। इसीलिए बच्चों, आपको रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखने की इच्छा रखनी चाहिए। आज हम हल करेंगे कक्षा 5 का मॉडल पेपर। राजस्थान राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर के द्वारा यह मॉडल पेपर प्रकाशित किया गया है। प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन 2023 कक्षा 5 का यह मॉडल पेपर है। विषय है गणित। सैंपल पेपर या नमूना प्रश्न पत्र है। अवधि इसकी बिल्कुल पेपर के जैसा ही है और ऐसा ही पेपर आपके परीक्षा में आएगा। तो इसका समय अवधि रहेगी 2 घंटे 30 मिनट और इसके पेपर में पूर्णांक रहेगा 80 नंबर का। तो आज हम इसे हल करते हैं। पहला क्वेश्चन है, समकोण का माप होता है। तो समकोण का माप कितना होता है? 30 डिग्री, 60 डिग्री, 120 डिग्री, 90 डिग्री। तो यहाँ पर सही उत्तर है 90 डिग्री, क्योंकि समकोण 90 डिग्री का कोण कहलाता है। 90 डिग्री के कोण को हम क्या कहते हैं? समकोण। समकोण की आकृति ऐसी होती है, बिल्कुल एल की आकृति की रहती है। तो ये पहले का सही उत्तर हो गया द। प्रश्न नंबर 2, नीचे दी गई आकृतियों में सभी कोणों की पहचान कर उन्हें न्यून कोण अथवा समकोण के रूप में लिखें। तो यहाँ पर हमें ये 2 आकृतियाँ दे रखी है, ए बी सी और डी ई एफ। इनमें से हमें बताना है कि कौन सा कोण न्यून कोण है और कौन सा कोण समकोण है। तो पहले हम न्यून कोण की परिभाषा देख लेते हैं। तो न्यून कोण की परिभाषा होती है 90 डिग्री से कम वाले कोण को न्यून कोण कहते हैं। 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में जो कोण बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? न्यून कोण। और अधिक कोण क्या होता है? 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम वाले कोण को हम अधिक कोण कहते हैं। समकोण मैंने यहाँ आपको बता दिया था, 90 डिग्री के कोण को हम क्या कहते हैं? समकोण। तो पहले हम इस त्रिभुज में देखते हैं। त्रिभुज एबीसी में न्यून कोण कितने हैं? तो कोण ए एक न्यून कोण है, बी और सी तीनों ही कोण इसमें क्या है? न्यून कोण। ए बी और सी तीनों कोण 90 डिग्री से कम के हैं, तो ये तीनों कोण ही क्या हो गए? न्यून कोण। यहाँ पर कोई समकोण उपस्थित नहीं है, तो समकोण में हम लिख दिया समकोण नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, इसी में डी ई एफ आकृति में हम देखेंगे दूसरी आकृति में। तो इसमें से कोण डी और कोण एफ न्यून कोण है और कोण ई यहाँ देखिए ये बिल्कुल एल की आकृति में बन रहा है, तो ये हो गया समकोण। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 2 को हल किया है। क्वेश्चन नंबर 2 3 + 3 6 नंबर का है। अगर हम आकृति ए का सही उत्तर देते हैं तो 3 और दोनों आकृतियों का सही उत्तर देंगे तो 3 + 3 हमें 6 नंबर मिलेंगे। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 3। तीसरा प्रश्न हमारे संख्या ज्ञान की समझ से है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य है? तो यहाँ पर हमें ये 4 विकल्प दिए हुए हैं। इन चारों विकल्पों में से हमें देखना है कि कौन सा आंसर सही है। तो ये पहले में लिखा हुआ है 28,506 बड़ा है 28,605 से, तो ये कथन गलत है। ब में है 25,806 बड़ा है 25,808 से, तो ये भी कथन गलत है, ये बड़ा है। जबकि इसे बड़ा इसकी तरफ चिन्ह का मुँह खुला हुआ रख रखा है, तो ये भी गलत हो गया। तीसरा देखिए 26,580 छोटा है 26,850 से, तो ये कथन सही है। बड़ी संख्या है इसमें से 26,850, तो बड़ी संख्या की तरफ चिन्ह का मुंह खुला हुआ है, छोटी संख्या की तरफ चिन्ह का मुंह बंद है, तो ये बिल्कुल सही है। इसका उत्तर हो जाएगा हमारे पास से। इसको भी देख लेते हैं। देखो 20,658 और 22,568, इसमें से ये संख्या बड़ी है जबकि इधर की तरफ चिन्ह का मुंह खुला हुआ कर रखा है, तो ये भी गलत हो गया। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 4। नीचे दिए गए कथनों के सही या गलत होने की जांच कीजिए और प्रत्येक प्रश्न के सामने दिए गए बॉक्स में सही और गलत लिखिए। तो पहला प्रश्न देखिए, संख्या 20,005 को शब्दों में 2005 कहते हैं, तो ये गलत लिख रखा है। ये यहाँ है 20,005 और शब्दों में लिख रखा है 2005, तो ये दोनों सही नहीं है, इसलिए यहाँ हमने लिख दिया गलत। अगला है संख्या 36,375 में अंक 6 का स्थानीय मान 6,000 होगा। तो यहाँ देखिए 6 के बाद में 1 2 3 3 जीरो हम लगा देंगे तो हो जाएगा 6,000, तो ये कथन बिल्कुल सत्य है। प्रश्न नंबर 3 देखिए, इसी में संख्या 70,500 को अंकों में 70,500 लिखते हैं, तो ये कथन भी हो गया बिल्कुल सत्य है।
यहाँ अंकों और शब्दों में एक ही संख्या लिखी हुई है, तो ये कथन सत्य है। प्रश्न नंबर 5, तो ये चौथा प्रश्न था। ये सारे के सारे 2-2 नंबर के थे, टोटल हो गए 6 नंबर, और इससे ऊपर वाला था 1 नंबर का। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 5, ये 1 + 2, 2 क्वेश्चन हाँ पूछे गए, इन दोनों का सही जवाब देंगे तो हमें मिलेंगे 3 नंबर। दिए गए चित्र में छायांकित भाग का भिन्न एवं दशमलव रूप लिखिए। यहाँ पर हमें ये छायांकित भाग दे रखा है, इसको हमें भिन्न के रूप में लिखना है, तो हमें 1 नंबर का है, और दशमलव के रूप में लिखेंगे तो 2 नंबर और मिलेंगे, तो टोटल 3 नंबर। तो यहाँ देखते हैं टोटल कितने भाग है, 1 2 3 4 5, 5 दूनी 10, 10 में से 1 2 3 भाग छायांकित है, तो इसे हम भिन्न के रूप में लिखेंगे। छायांकित भाग को हम ऊपर लिखते हैं और टोटल भाग को हम नीचे लिखते हैं। तो यहाँ पर हमने छायांकित भाग लिखे 3/10, तो 3/10 यहाँ हमें भिन्न के रूप में लिख दिया। अब इसे हम दशमलव के रूप में बदलना है, तो हम 1 0 है, तो 1 से पहले यहाँ क्या लगा देंगे, दशमलव, तो दशमलव हो गया 0.3। तो इस तरह से हमने पांचों क्वेश्चन को छायांकित भाग को भिन्न के रूप में और दशमलव के रूप में लिख दिया। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित प्रश्नों को हल कीजिए। यहाँ पर हमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ 3 + 3, 2 क्वेश्चन हमसे पूछेंगे और दोनों क्वेश्चन 3-3 नंबर के हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन, भावना ने बाजार से 6 मीटर लंबी रस्सी खरीदी, इसे वह 4 सहेलियों में बराबर बांटती है, तो प्रत्येक को कितने मीटर रस्सी मिलेगी। तो यहाँ पर भावना ने टोटल 6 मीटर रस्सी खरीदी है और उसे 4 सहेलियों में बांटा है, तो इसके लिए हम भाग देंगे। तो भावना ने रस्सी खरीदी, कितनी खरीदी है, 6 मीटर, और 4 सहेलियों में बराबर बांटना चाहती हैं, तो 6 में हम भाग देंगे 4 का। तो यहाँ मैं भाग दे के बता रही हूँ साइड में, ये आपके पेपर में रफकारी के लिए जगह रहेगी साइड में, तो यहाँ आप रफ कार्य कर सकते हैं। तो 6 में हमने भाग दिया 4 का, एक बार गया 4 एकम 4, यहाँ हमने 1 लिख दिया, 6 में से 4 गए तो 2। अब 2 में भाग नहीं जा रहा, इसलिए हमने 0 लगा दिया, तो यहाँ भाग टूट गया, और भाग टूट गया इसकी आगे दशमलव। अब 4 का भाग फिर देते हैं 20 में, तो 4 पंजे 20, 5 बार गया तो हमने लिख दिया 5, 20 में से 20 गए तो बचे 0। तो यह हमारे पास उत्तर आ गया 1.5। तो यहाँ 6 में 4 का भाग दिया, तो 1.5 मीटर रस्सी चारों सहेलियों को 1.5 मीटर रस्सी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 2, नारायण को एक कमीज बनाने के लिए 1.5 मीटर कपड़ा चाहिए, तो ऐसे ही 2 कमीज बनाने के लिए कुल कितने मीटर कपड़े की आवश्यकता होगी। तो 1 मीटर कमीज बनाने के लिए कपड़े की आवश्यकता है उसे 1.5 मीटर, तो 2 मीटर कमीज बनाने के लिए कपड़े की आवश्यकता, तो 1.5 का गुना हमने 2 से कर दिया, 2 का गुना 5 में करा, तो 5 दूनी 10, 10 की आगे 0, हासिल लगा 1, 2 एकम 2 और 1 हासिल का 3 हो गए। तो यहाँ 1 के पहले दशमलव था, तो हमने दशमलव लगा दिया, तो 3.0, इसको लिख सकते हैं हम 3 मीटर। तो नारायण को 2 कमीज बनाने के लिए 3 मीटर कपड़े की आवश्यकता होगी। अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे, प्रश्न नंबर 7, संक्रियाओं की समझ से है अगला क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 7, किसी संख्या का चरम अंक है, तो किसी भी संख्या का इकाई का अंक उसका चरम अंक कहलाता है, तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा ए, हमने लिख दिया है ए, इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 8, निखिलम विधि से गुणनफल ज्ञात करो, तो यहाँ हमने 12 गुणा 14 का गुणनफल ज्ञात करना है, तो हमने यहाँ आधार लिया है 10 आधार हैं। यहाँ हमें 2 संख्या दे रखी है, संख्या 12 और 14, इनका विचलन हमारे पास आया 2 और 4। अब इन विचलनों का हम आपस में गुणा कर देंगे, 2 गुना 4, और यहाँ लिखेंगे 12 + 4। अब 2 गुना 4 करें तो आया 8, 12 + 4 करें तो आया 16। अब इनमें से अगर कोई हासिल होती तो इधर जोड़ देते, लेकिन यहाँ कोई हासिल नहीं है संख्या में, तो इसे ऐसे कैसे लिख देंगे, आ जाएगा 168। तो 12 गुना 14 का निखिलम विधि से हमने गुणनफल निकाला, तो हमारे पास उत्तर आया 168। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित को हल कीजिए। यदि नौहर से जयपुर तक एक व्यक्ति का किराया 550 रुपये है, तो 15 व्यक्तियों का किराया कितना होगा। यहाँ पर हमें एक जगह है नौहर, वहाँ से लेकर जयपुर का किराया दे रखा है 550 एक व्यक्ति का, तो हमें 15 व्यक्तियों का निकालना है। तो जब भी एक व्यक्ति का दे रखा हो और अधिक का निकालना हो, तो हमें उसमें गुणा के माध्यम से उस सवाल को हल करेंगे। तो यहाँ हमने हल लिखा है, एक व्यक्ति का किराया 550 रुपये, तो हमें 15 व्यक्तियों का किराया निकालना है, तो 550 गुना 15 करें। यहाँ मैंने 15 का गुणा करके दिखा रखा है, 5 का गुणा 0 से करा तो 0, 5 का गुणा 5 से करा तो 25 का 5 हासिल लगी 2, 5 का गुणा 5 से करा तो 25 और 2 27। इसी प्रकार से
हम यहाँ क्रॉस का निशान लगा के फिर 1 का गुणा करेंगे। 1 का गुणा 0 से करा तो 0, 1 का गुणा 5 से करा 5, 1 का गुणा 5 से करा तो 5। इनको जोड़ेंगे 0, 5 + 0 5, 7 + 5 12 और हासिल लगी 1, 5 + 2 7 और 1 हासिल का 8, 8,250। तो 15 व्यक्तियों का टोटल किराया होगा 8,285 रुपये। तो हमने 15 व्यक्तियों का किराया निकाल लिया। अगला क्वेश्चन है, नीरज के पास 984 केले हैं, तो बताइए उसके पास कितने दर्जन केले हैं। तो हमें पता है कि एक दर्जन में कितनी वस्तुएं आती हैं या कितने केले आएंगे, 12। तो एक दर्जन बराबर 12 केले। तो 984 केलों में दर्जन, 984 में हम भाग दे देंगे 12 का। तो हमने भाग दे के देखा है, 12 का भाग हमने 984 में दिया, तो 12 का भाग 98 में सबसे पहले देंगे। तो 12 × 96, 98 में से 96 गए तो बचे 2। यहाँ से अगली संख्या लिखी 4। 12 का भाग 24 में दिया, तो 12 दूनी 24, 2 बार गया, 24 में से 24 गए तो बचे शेषफल 0 और यहाँ भागफल हमारे पास आ गया 82। तो 984 केलों में हमारे पास टोटल 82 दर्जन केले बनेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 36 व 54 दोनों में पूरा पूरा भाग जाता है। तो हमारे पास ऐसी संख्या निकालने के लिए सबसे पहले हमने 36 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करे। तो 36 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के लिए इसमें 36 में 2 का भाग जा रहा है, 18 बार गया। फिर 18 में 2 का भाग जा रहा है 9 बार, फिर 9 में 3 का भाग दिया 3 बार, 3 में 3 का भाग दिया 1 बार। इसी प्रकार से 54 का निकाला, 54 में 2 का भाग जा रहा था, 2 का भाग दिया तो आए 27, 27 में 3 का भाग दिया 9, 9 में 3 का भाग दिया 3 और 3 में 3 का भाग दिया तो 1। अब ये हमारे पास 36 के अभाज्य गुणनखंड आए 2 × 2 × 3 × 3 और 54 के आए 2 × 3 × 3 × 3। इसमें से हमारे पास 3 जोड़े बन रहे हैं, 2 का, 3 का और 3 का। तो इन तीनों का हम आपस में गुणा करेंगे, 3 3 9 और 9 दूनी 18। तो 18 एक ऐसी संख्या हमारे पास प्राप्त हुई जिसका भाग हम 36 और 54 दोनों में पूरा पूरा भाग जा रहा है और यह सबसे बड़ी ऐसी संख्या है। तो हमने ये निकाल ली। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों को हल कीजिए। इसमें हमसे 3 प्रश्न पूछेंगे। पहला क्वेश्चन 2 नंबर का और अगले 2 क्वेश्चन 3-3 नंबर के, टोटल 8 नंबर का ये क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 11, यहाँ 11वीं का पहला क्वेश्चन देखिए, छूटे हुए अंक लिखे। तो यहाँ पर हमें ये अंक छोड़ रखे, इनके हमें पूर्ति करनी है। यहाँ चिन्ह में माइनस का दे रखा है। ये पहली संख्या हमारे पास है 6, 6 में से 7 नहीं जाते थे, यहाँ उधार लिया अगली संख्या से, तो ये बन गए 16, 16 में से 7 गए तो बचे 9। अब यहाँ 8 लिखा हुआ है, इसके ऊपर रिक्त स्थान है। अब ये कौन सी संख्या में से हम 8 घटाए कि हमारे पास 5 आ जाए। तो अगर हम 13 में से 8 घटाएंगे तो कितना आएगा 5। लेकिन यहाँ एक उधार दे दिया था तो ये 14, इस संख्या को हम मानेंगे 14 का लिखेंगे 4। अब यहाँ देखिए 7 है, 7 ने एक इसको उधार दे दिया था तो ये बचा 6, 6 में से हम क्या घटाएंगे 4 आ जाए, तो 6 में से हम 2 घटाएंगे तो आ जाएगा 4। अगला प्रश्न इसी का 3122, 8050 और 738 का योग कीजिए। 3 संख्याएं दे रखी है, हमने तीनों संख्याओं को ऊपर नीचे लिख लिया। अब इनको जोड़ते हैं, 2 + 0 + 8 आ गया 10, 10 की 0 हासिल लगी 1, 2 + 5 + 3 10 और 1 हासिल का 11, 11 का 1 हासिल लगी 1, 1 और 1 2 + 7 9। अब यहाँ देखिए 3 + 8 हो गए 11, तो हो गया 11,910। अगला प्रश्न है इसी में, नमन के पास 12,500 रुपये हैं। उसने 2,500 रुपये की सिलाई मशीन तथा 8,000 रुपये की वॉशिंग मशीन खरीदी। बताइए उसके पास कितने रुपये शेष बचे। टोटल नमन के पास थे 12,500 रुपये, उसमें से उसने 2,500 यानी 2,500 रुपये की सिलाई मशीन और 8,000 रुपये की वॉशिंग मशीन खरीद ली। अब उसके पास कितने रुपये शेष बचे। तो पहले हम इन दोनों को जोड़ लेते हैं, या 0 + 0 0 + 0 0 5 + 0 5 और 2 + 8 10,500 रुपये उसने खर्च कर दिए। तो यहाँ देखिए इसे लिखेंगे कैसे। सबसे पहले हम लिखेंगे नमन के पास कुल रुपये। तो नमन के पास कुल रुपये थे 12,500, उसमें से उसने खर्च कर दिए 2,500 + 8,000। तो हमने यहाँ जोड़ के दिखा दिया था कितने हो गए थे 10,500 रुपये। अब उसके पास टोटल रुपये थे 12,500, उसमें से हम 10,500 को घटा देंगे तो यहाँ लिखेंगे शेष रुपये बचे। तो 12,500 - 10,500, तो ये घटा के दिखा रखा है। 0 में से 0 गए तो 0, 0 में से 0 गए तो 0, 5 में से 5 गए 0, 2 में से 0 गए तो 2 और 1 में से गया तो यहाँ 0। तो कितने रुपये बचे 2,000। तो यहाँ हमने लिख दिया 2,000। तो नमन के पास टोटल खर्च करने के बाद 2,000 रुपये शेष बचे।
अगला क्वेश्चन हमारा आएगा मापन की समझ। सुजल ने 5 किलोग्राम चावल, ये संख्या हमने यहाँ लिख दी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये भारतीय संख्या को हमने लिख दिया है। तो ये क्या बन गया 4 और 5 45 रुपये 50 पैसे रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से, तथा 3 किलोग्राम शक्कर, ये हैं 2 और ये हैं 8, 28 रुपये 60 पैसे प्रति किलोग्राम के भाव से खरीदी उसने बाजार। उसके पास अब 45 रुपये 70 पैसे शेष बचे, तो बताओ वह कितनी राशि लेकर बाजार आई थी। तो टोटल उसने इतने रुपए खर्च करने के बाद उसके पास इतने रुपए शेष बचे हैं, तो अब वो टोटल कितने रुपए लेकर आई थी ये हमें निकालना है। तो 1 किलोग्राम चावल का मूल्य हमें दे रखा है 45 रुपये 50 पैसे। तो 5 किलोग्राम चावल का मूल्य निकालना है, तो 45 रुपये 50 पैसे का गुणा कर दिया हमने 5 से। यहाँ गुणा करके दिखा रखा है 5 का गुणा 0 से करा तो 0, फिर 5 का गुणा 5 से करा 25, 25 का 5 हाथ से लगी 2, 5 का गुणा 5 से करा 25, 25 और 2 27, 27 का 7 हाथ से लगी 2, 25, 5 का गुणा 4 से करा 5 को 20 और 2 22, तो ये हो गया 227 रुपये 50 पैसे। तो यहाँ हमने लिख दिया 227 रुपये 50 पैसे। 1 किलोग्राम शक्कर का मूल्य है 28 रुपये 60 पैसे। तो 3 किलोग्राम शक्कर का मूल्य होगा 28 रुपये 60 पैसे का गुणा कर दिया 3 से। तो यहाँ गुणा करके दिखा रखा है, एक बार देख लेते हैं। 3 का गुणा 0 से करा तो 0, 3 का गुणा 6 से करा 3 6 के 18 का 8 से लगे 2, 1, 3 का गुणा 7 से करा, 3 का गुणा 8 से करा तो 3 8 24, 24 और 1 25, 25 का 5 हाथ से लगे 2, 3 का गुणा 2 से करा 3 दूनी 6, 6 और 2 हो गए 8, तो 8 5 85.80 पैसे। तो यहाँ लिख दिया 85.8 यानी 80 पैसे। तो सुजल ने कुल रुपए खर्च किए ये 227 रुपये 50 पैसे और 85.8 पैसे। तो इन दोनों को जोड़ा तो आ गया 313.3 रुपये, 313 रुपये 3 पैसे। अब सुजल के पास कुल रुपए थे, ये तो उसने खर्च कर दिए 313 रुपये 30 पैसे, और उसके पास शेष बचे हुए हैं जो तो 313 रुपये और 30 पैसे तो उसने खर्च कर दिए, और 245 रुपये 70 पैसे उसके पास शेष बचे। तो टोटल दोनों को जोड़ दिया तो 559 रुपये वो घर से लेकर आई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। 3 घंटों में कुल कितने मिनट होते हैं। तो 3 घंटे में हम मिनट निकालेंगे तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 3 घंटे में 60 का गुणा 3 से कर दिया 180 मिनट। इस प्रकार से हमारे प्रश्न नंबर 13 हुए। अब हम करेंगे प्रश्न नंबर 14। निम्नलिखित कथनों को सत्य व असत्य के रूप में पहचानिए। मिनट को सेकंड में बदलने के लिए मिनट को 60 का भाग देते हैं। तो मिनट को सेकंड में बदलने के लिए 60 का भाग नहीं देते, 60 से क्या करते हैं गुणा। यहाँ देखिए 1 घंटा बराबर होता है 60 मिनट, और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो मिनट को सेकंड में बदलने के लिए 60 का गुणा करते हैं, तो ये कथन असत्य है, तो असत्य पे टिक लगा दिया। दूसरा है 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। तो यहाँ देखिए 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 60 का गुणा 60 से कर देंगे तो ये आ गया 3600 सेकंड। तो ये 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, कथन बिल्कुल सत्य है। आधा घंटा बराबर 15 मिनट के बराबर होता है, तो ये कथन असत्य है। आधा घंटा बराबर एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो आधे घंटे में 30 मिनट होंगे, ये कथन बिल्कुल गलत है, तो यहाँ सत्य पर हमने टिक लगा दिया। अगला प्रश्न पढ़िए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ देखिए 1500 ग्राम में एक कितने किलोग्राम होते हैं, ये हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, तो 1.5 किलोग्राम होते हैं, क्योंकि 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम। अगला है इसी में 3 सही 1/2 किलोग्राम बराबर कितने ग्राम होते हैं, तो 3
सही 1/2 किलोग्राम में 3.500 ग्राम होते हैं, या 3.5 भी लिख सकते हैं हम इसे। अगला प्रश्न है, किलोग्राम इकाई को ग्राम में बदलने के लिए किसका गुणा करते हैं? तो 1000 का गुणा हम किलोग्राम इकाई को ग्राम इकाई में बदलने के लिए करते हैं, क्योंकि 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, भाग ए का भाग ब से मिलान कीजिए। यहाँ है 1 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर। 1 मीटर बराबर होते हैं 100 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर का हमने 100 सेंटीमीटर से मिलान कर दिया, और 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 मिलीमीटर। तो ये इकाई हमें याद रहनी चाहिए। इकाई याद रहेंगी तो इस प्रश्न को हम आराम से हल कर लेंगे। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, एक आयताकार फोटो फ्रेम जिसकी लंबाई 8 मीटर, चौड़ाई 7 मीटर है, इसके आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर हमें एक आयताकार फोटो फ्रेम दे रखा है, तो उस फोटो फ्रेम की लंबाई है 8 मीटर और चौड़ाई है 7 मीटर, यानी ये एक आयत है। तो आयत के क्षेत्रफल का हम सूत्र लगाएंगे। तो अगला क्वेश्चन, इसी में पहला क्वेश्चन पढ़िए, इस फोटो फ्रेम में लगने वाले फोटो का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो आयत की यहाँ लंबाई दे रखी है 8 मीटर और चौड़ाई दे रखी है 7 मीटर। तो आयताकार फोटो फ्रेम का क्षेत्रफल निकालने के लिए सूत्र होता है लंबाई गुना चौड़ाई। यहाँ हमने लंबाई लिख दी 8 और चौड़ाई है 7, 8 का गुना 7 से करा 8 7 56 मीटर स्क्वायर। जब भी हम क्षेत्रफल की इकाई लिखेंगे तो उसे हम लिखेंगे मीटर, या जो भी इकाई दी उसका स्क्वायर में लिखेंगे, या वर्ग मीटर में लिखेंगे। इसी में अगला क्वेश्चन है, इस आयताकार फोटो फ्रेम के चारों ओर लकड़ी की पट्टी लगानी है, तो लगने वाली लकड़ी की कुल लंबाई ज्ञात कीजिए। जब भी हम चारों तरफ बाउंड्री या लकड़ी की पट्टी लगानी है तो इसकी बात करें तो इसमें हम आयत का क्या निकालेंगे? परिमाप। तो यहाँ लंबाई है 8 और चौड़ाई है 7 मीटर, ये पहले ही दे रखा था। आयताकार फोटो फ्रेम का परिमाप निकालना है तो सूत्र लगाएंगे 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहाँ लंबाई है 8 प्लस चौड़ाई है 7, तो 7 प्लस 8 करा तो ये हो गए, दोनों को जोड़ा तो 15, और 15 का गुना 2 से कर दिया तो आ गया 30 मीटर इस फोटो फ्रेम की क्या है? परिमाप। तो इस फोटो फ्रेम में कुल लकड़ी की आवश्यकता कितनी होगी? 30 मीटर। इसके लिए हमें परिमाप का सूत्र याद रखना चाहिए, ये सूत्र अच्छे से याद कर लो आप। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, 1000 मिलीमीटर कप के बराबर होते हैं, तो 1 लीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं। यहाँ मैंने लिख रखा है 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स। प्रश्न 19, तेल के एक डिब्बे में 15 लीटर तेल आता है, तो 3750 लीटर तेल के ऐसे ही कितने डिब्बे खरीदने पड़ेंगे? एक डिब्बे में तेल आता है बराबर 15 लीटर, तो 3750 लीटर के लिए कितने डब्बे की आवश्यकता होगी? तो 3750 में भाग दे देंगे हम 15 का। ये भाग दे के दिखा रखा है, 3750 में हमने भाग दिया 15 का, तो 15 दूनी 30। पहले 2 बार गया, 37 में से 30 गए तो बचे 7, अगला अंक लिखा 7। 15 5 75, 5 बार भाग गया, 75 माइनस 75 करे तो आगे 0। यहाँ से अगला अंक लिखा 0, लेकिन अब भाग टूट गया तो भाग टूटा उसके आगे 0, तो हमारे पास शेषफल आ गया 0 और भागफल आ गया 250। तो 3750 लीटर तेल के लिए 250 डिब्बों की हमें आवश्यकता होगी। तो इस तरह के प्रश्नों को हम भाग के माध्यम से हल करेंगे। अब हम अगला प्रश्न करते हैं प्रश्न नंबर 20। ये प्रश्न है आंकड़ों के प्रबंधन एवं पैटर्न को समझने के लिए। प्रश्न नंबर 20 में दिया गया नीचे दिए गए पैटर्न को आगे बढ़ाइए। तो यहाँ पर हमें ये एक पैटर्न दे रखा है, इसमें ये तीर के निशान, अगले में ये 90 डिग्री इधर की तरफ घूम गए एंटी क्लॉकवाइज, फिर 90 डिग्री घूम गए एंटी क्लॉकवाइज, और अगली बार अगर ये 90 डिग्री घूमेंगे तो इनका मुंह नीचे की ओर हो जाएगा, और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ब। प्रश्न नंबर 21, दिए गए पैटर्न में अगला पद होगा। तो यहाँ देखिए हमारे पास दे रखा है 1 4 9 और 16। 1 का गुणा 1 का वर्ग होता है 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, यानी 1 का गुणा 1 से करा तो 1, 2 का गुणा 2 से करा तो 4, 3 का गुणा 3 से करा तो 9, 4 का गुणा 4 से करा तो आ गया 16। अब अगला हम क्या लिखेंगे? 5 का गुणा 5 से करेंगे तो क्या आएगा? 25। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 5 का वर्ग यानी 25। इसका सही उत्तर है किस प्रश्न का? स। पीयूष के घर के पास से निकलने वाले वाहनों का पीयूष ने 1 घंटे तक लगातार परीक्षण किया तथा विभिन्न प्रकार के वाहनों की संख्या को नोट कर
जो निम्न प्रकार हैं। वाहनों का प्रकार, 4 प्रकार के वाहन उसके घर के सामने से निकले, मोटरसाइकिल, कार, बस और ट्रक। उनकी संख्या उसने लिखी है। मोटरसाइकिल कितनी निकली है 1 घंटे में? 9। कार निकली हैं 6 और बस 3 और ट्रक हैं 5। तो इनका उस एक ग्राफ के माध्यम से हम दर्शाएंगे। तो यहाँ हमने नीचे लिख लिया है वाहन, मोटरसाइकिल, कार, बस और ट्रक एक्स अक्ष पर लिखे हैं और वाई अक्ष पर हमने लिखी है संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इस तरह से निकलने वाले वाहनों की संख्या हमने लिख दी है। तो मोटरसाइकिल कितनी निकली है? 9। तो हमने इसे एक स्तंभ चार्ट की सहायता से इन आंकड़ों को हम दिखा रहे हैं। तो ये 9 तक बना दिया और इसे मैंने छायांकित कर दिया। अगला है कार। कार कितनी निकली है? 6। तो हमने इसे 6 तक बनाकर छायांकित कर दिया। अगला है बस। बस में 3 निकली है तो 3 तक हमने इसे छायांकित कर दिया। ट्रक है 5, तो 5 तक ट्रक निकले हैं तो 5 तक ट्रकों को हमने क्या कर दिया? छायांकित। तो इस तरह से हम एक स्तंभ चार्ट बनाते हैं और इस प्रकार से हमारा मॉडल पेपर 1 का हल हो गया। आप इनको एक बार फिर से करने का प्रयास करें।